बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, गुज़िश्ता रात पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो बॉर्डर है वहाँ पे झड़पें शुरू हो गई और ये फायरिंग अफ़गानिस्तान की जानिब से शुरू की गई। जो पाकिस्तान का मीडिया उसने ये रिपोर्ट किया, पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए ने यही बताया कि ये अफ़गानिस्तान की जानिब से कार्रवाई की गई है। अच्छा, इसमें जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी यही कह रहा है कि ये अफ़गानिस्तान की पहले रिटेलिएशन है। और वो रिटेलिएशन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि आज से 2 दिन पहले पाकिस्तान ने काबुल के नज़दीक एक अटैक किया था, जिसमें पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए ये दावा कर रहे थे कि टीटीपी के सरबराह को नूर वली महसूद को मार दिया गया है। लेकिन अभी तक उसकी कोई कंफर्मेशन अफ़गानिस्तान से बाद में आई नहीं। कुछ और दहशतगर्दों का नाम लिया गया, लेकिन वो दहशतगर्द 2018 और 2019 में, यानी आज से 7 और 8 साल पहले मारे जा चुके हैं और उनकी खबरें मरने की पहले ही चल चुकी हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद पहले अफ़गान मीडिया या अफ़गानिस्तान की हुकूमत की जानिब से धमकी आवेज़ रवैया इख्तियार किया गया और उन्होंने इसकी मजम्मत भी की। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान हमारे जो टेरिटरी है उसके अंदर आके खिलाफ वर्जी कर रहा है। और फिर उन्होंने रशिया का और साथ में उन्होंने अमेरिका का मिसाल भी दिया कि उनके साथ इन्होंने बड़ी लंबी जंगें लड़ी हैं। देखिए, अफ़गानिस्तान एक ख़ास तरह की लंबी जंग तो वो लड़ लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने एक जंग में उन्हें भरपूर सपोर्ट दी और दूसरी जंग उन्होंने खुद ही लड़ी है। लेकिन तब तक वो बहुत ट्रेंड हो चुके थे, जो उन्होंने नेटो के ख़िलाफ़ एक लंबी लगभग 20 साल की एक लड़ाई लड़ी है अफ़गान तालिबान ने। बहरहाल अब हुआ ये कि उसके बाद अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर मुख्तलिफ इलाकों से अटैक किया। इसके मनाज़र भी हमने देखे, रात गए और उसके बाद पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई, जिससे अफ़गानिस्तान में भी काफ़ी नुकसान हुआ और वहाँ पे चेक पोस्टें तबाह हुई। अब अफ़गानिस्तान का जो मीडिया है या वहाँ के जो हुकूमत है वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का नुकसान किया, जबकि पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा तस्वीर, वीडियोज़ और थर्मल इमेजेस दिखाकर बताया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान का काफ़ी नुकसान हुआ। बिलाखिर सुबह होने से पहले अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने जंग बंदी का ऐलान किया, जो एक बड़ा समझदारी का काम है। अफ़गान गवर्नमेंट ने कहा जी जंग बंदी का हम ऐलान करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा अब लड़ाई नहीं होगी और पाकिस्तान की तरफ से कोई हमारे ऊपर जवाबी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये अब अफ़गानिस्तान ने उसके बाद जंग बंदी की है, लेकिन पाकिस्तान इस बीच में बड़ा तगड़ा जवाब दे चुका था। अब इस सारी सूरत हाल में ना चंद किरदार हैं जिन्हें हम फरामोश नहीं कर सकते। एक तो भारत का किरदार है। भारत जो है वो जख्म चाट रहा है, पाकिस्तान ने उनके तैयारे गिराए हुए हैं और वो अब बदला लेने के लिए पर तोड़ता रहता है। और ये देखें, हमला भी उस वक्त हुआ जब अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी वो भारत के दौरे पर है। ये बड़ा एक अजीबोगरीब टाइम है कि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा भारत के दौरे पे है, तब एक एयर स्ट्राइक होती है अफ़गानिस्तान में, उसके बाद भारत के अंदर उनका दौरा है और उस बीच में फिर बॉर्डर के ऊपर टेंशन हो जाती है और अफ़गान फोर्सेज और पाकिस्तानी फोर्सेज के बीच में पहली मरतबा इस लेवल की टेंशन हुई है और इतनी फायरिंग का तबादला हुआ है, शेलिंग का तबादला हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी का भी इस्तेमाल किया गया। तो भारत के अंदर बहुत सारे लोग बगले में जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ लड़ाई लग गई। देखें, एक बात भारत को भी समझनी चाहिए, अफ़गानिस्तान को भी, अफ़गानिस्तान के पास कोई रवायती फ़ौज नहीं है। उनके पास वो मिलिट्री वेपन्स भी नहीं है जो एक फ़ौज के पास होते हैं, वैसी आर्टिलरी भी नहीं है, टैंक्स भी नहीं है। जो जदीद हथियार हैं आजकल के, जिनको ड्रोन्स कहते हैं या एयरफोर्स कहते हैं, वो भी अफ़गानिस्तान के पास नहीं है। अफ़गान सिर्फ एक गोरीला जंग के मास्टर हैं। बाहर से अगर कोई अफ़गानिस्तान के अंदर घुसेगा तो लड़ाई की नौयत कुछ और होगी। अगर कोई ऑक्यूपेशनल फोर्सेस हैं जिन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है अफ़गानिस्तान की टेरिटरी को, तो उसके खिलाफ वो एक लंबी गोरीला जंग तो लड़ सकते हैं। और गोरीला जंग में यह है कि आपने छुपे रहना है, जब आपका दाव लगे आपने दाव लगा लेना है। लेकिन जब आप एक मुल्क की फौज होते हैं तो आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो हकीकतन इस वक्त अफ़गानिस्तान के पास नहीं है। तो अफ़गान फोर्सेस गोरीला जंग के लिए तो ठीक है, मानते हैं कि वो लड़ सकते हैं, लेकिन एक रवायती जंग को लंबे अरसे तक लड़ना ये उनके बस में नहीं है, वो नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि देखिए, इसके लिए ख़ास किस्म के हथियार और ख़ास किस्म की फ़ौजी ट्रेनिंग चाहिए होती है। उनकी सारी ट्रेनिंग जो है वो गोरीला है। उन्होंने दुनिया की आलमी ताकतों को अपनी गोरीला पावर से शिकस्त दी है, रशिया को दे दी, अमेरिका को दे दी, लेकिन वो पहाड़ों के अंदर छुप के कमीनगाहें बना के वो एक तरीके से लड़ते हैं। पाकिस्तान के साथ उनकी वैसी लड़ाई हो नहीं सकती। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वो पाकिस्तान के साथ अगर ताउन ना करे तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जाएं, या अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के अंदर जो है वो गुरीला वॉर के अंदर सपोर्ट देना शुरू कर दे उन एलिमेंट्स को
जो पाकिस्तान के अंदर फोर्सेस के ऊपर अटैक करते हैं, ये दूसरी बात है। तो ये वैसा नहीं है जैसा लोग समझ रहे हैं, इंडियन समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को फतह कर लेगा, जो कोई अटैक कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। बॉर्डर से 1 इंच आगे वो नहीं आ पाएंगे और पाकिस्तान आने भी नहीं देगा। पाकिस्तान की जो दिफाई नुक्ता नजर से सलाहियत है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ नौइयत की है, वो एक कन्वेंशनल ट्रेंड फोर्स है। देखिए ना, ये अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज ठीक हो ना तो ये बड़ी प्रोफेशनल फौज है। पाकिस्तान की फौज इस खित्ते की मजबूत तरीन और प्रोफेशनल फौज है जिसके पास बेहतरीन हथियार है। तो एक तो इसमें आप याद रखें भारत का किरदार है। भारत हवा भरने की कोशिश करता है कि लड़ाई हो जाए, किसी तरह पाकिस्तान एंगेज हो जाए। भारत भी यह जानता है कि अफगानिस्तान के पास उस नौइयत के हथियार या ट्रेनिंग नहीं है कि वो बॉर्डर से कोई बहुत बड़ा दबाव डाले, लेकिन भारत यह जानता है कि अफगानिस्तान एंगेज कर सकता है और उसके जरिए से पाकिस्तान के अंदर के हालात खराब कराए जा सकते हैं। जैसा कि माजी में परवेज मुशर्रफ के दौर में परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि भारत के अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ ट्रेनिंग कैंप्स हैं जहां से दहशतगर्द ट्रेंड होते हैं, वो पाकिस्तान में आते हैं और आकर दहशतगर्दी करते हैं। यह परवेज मुशर्रफ ने कहा था। तो उस वक्त क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत थी वो हमारे बहुत खिलाफ थी पाकिस्तान के, लिहाजा हमारी बात नहीं बन रही थी। अब जो अफगानिस्तान की हुकूमत है इसमें हमारे पास मौका था बड़ा ज़बरदस्त कि हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बना लेते और एक वर्किंग रिलेशन हम उनके साथ डेवलप कर लेते, लेकिन हमने ये किया नहीं क्योंकि इसमें एक फैक्टर और है जिसे हम अमेरिका कहते हैं। अब अमेरिका को अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस चाहिए और ट्रंप की इसी ख्वाहिश के बाद कुछ सख्त बयानात पाकिस्तान की जानिब से दिए गए। जैसा कि ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को दुश्मन मुल्क करार दे दिया। जब डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस मांगी उसके बाद हमने बयानात सुने, ख्वाजा आसिफ के बयानात का जमीन आसमान का फर्क हो गया। अब यही ख्वाजा आसिफ है जो अमेरिका के मुकाबले में अफगान तालिबान के बारे में ये कहते थे कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। यही ख्वाजा आसिफ है जिसने ये मौक़िफ़ लिया था कि अमेरिका और नेटो को उन्होंने कहा कि ताकतें तुम्हारी है और तालिबान की तरफ उनका इशारा था कि और खुदा हमारा है। ये ख्वाजा आसिफ साहब थे। लेकिन वही ख्वाजा आसिफ साहब ने जब एस्टेब्लिशमेंट के जूते पकड़े तो फिर उन्होंने कहा जी कि नहीं, अब क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका को खुश रखना चाहती है, तो जैसे ही अमेरिका को बगराम एयरबेस की याद आई और डोनाल्ड ट्रंप ने उस ख्वाहिश का इजहार किया तो ख्वाजा आसिफ ने यह कह दिया कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। अब भारत के अंदर खुशियां मनाई गई लेकिन फायदा कोई नहीं और अमेरिका ने इस लड़ाई में आना कोई नहीं है। वो कानों को हाथ लगाकर गए कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर तो वो नहीं उतरते। हाँ, ये है कि पाकिस्तान में कोई अड्डा वड्डा उनको मिल जाए, यहां से जाके वहां अटैक करके वापस आ जाए, अलग बात है। वहां उस सरजमीन पे वो नहीं उतरते, वहां वो जाएंगे नहीं। अब ट्रंप जो है उसके बाद एक और मौका था गुज़िश्ता रात, तालिबान ने खुद ही जंगबंदी कर दी, वरना ट्रंप फायदा उठा सकता था और वो ये कह सकता था कि 1 साल में मैंने 9 जंगें रुकवाई हैं। इससे पहले वो 8 जंगों का दावेदार है। 9वीं जंग का भी मौका मिला हुआ था रात को। अगर ट्रंप को जगाकर ये कहा जाता, फौरी तौर पे ये कहा जाता कि जनाब आप इसमें मुदाखलत करें, तो फिर ये जंगबंदी भी अपने खाते में डोनाल्ड ट्रंप डाल सकते थे। अच्छा नाज़रीन, इसमें कुछ चीज़ें और हैं वो हमें याद रखनी पड़ेगी। गल्फ ममालिक जो है उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि दोनों मुसलमान मुल्क हैं जिनमें लड़ाई हुई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को हमेशा अपना ब्रादर इस्लामी मुल्क कहता रहा है। पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानी दी है, बहुत बड़ी तादाद में अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान में जगह दी है। जब रशिया ने अटैक किया तब भी और जब अमेरिकन ने अटैक किया तब भी। ये मिलियंस के अंदर लोग पाकिस्तान में रहते रहे और वापस भी गए हैं। तो पाकिस्तान इनके साथ बेहतरीन ताल्लुकात बना सकता था, रख सकता था, लेकिन पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा जो बिलावल था, इमरान खान का रिजीम चेंज हुआ तो इमरान खान का नुक्ता नज़र था कि अफगानिस्तान के साथ ऐसा ताल्लुक बनाया जाए कि दहशतगर्दी का मसला हमेशा ख़त्म किया जाए और उस पर काम हो रहा था। लेकिन बिलावल ने पूरी दुनिया का ट्रैवल किया, अफगानिस्तान का ट्रैवल नहीं किया। और गल्फ ममालिक की जानिब से 2 ममालिक का स्टेटमेंट मेरे सामने पड़ा हुआ है, एक सऊदी अरब का और एक ओमान का। ओमान में जो है वो उनके बहुत बड़े जो आलिम हैं जो सरकारी उनकी जानिब से, और दूसरी जानब सऊदी अरब का भी एक सरकारी स्टेटमेंट है और उन दोनों ने जंगबंदी का कहा और दोनों ममालिक को कहा कि आप आपस में बातचीत कर लें। अब ये जो तालिबान है जिनके साथ पाकिस्तान की झड़प हुई है, ये पाकिस्तान ने तैयार की है। ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। अमेरिका के और गल्फ ममालिक के कहने पर या नेटो ममालिक जो थे उनके कहने पर हमने इन तालिबान को यहाँ पे तैयार किया था। पाकिस्तान में दुनिया भर से इनको इकट्ठा किया था। अफगानिस्तान से हम इनको यहाँ पे लेकर आए थे। ये पाकिस्तान के मदारिस में तालीम हासिल करते थे, पाकिस्तान को बहुत सारे डॉलर्स मिलते थे। हमने इनको ट्रेनिंग दी, इनको हथियार दिए, इनको हथियार चलाना सिखाया, इनको जंगी हिकमत अमली सिखाई। फिर ये अपने इलाकों में गए और ये लड़ते लड़ते बहुत ट्रेंड हो गए और इनकी तादाद बढ़ती गई
और अब ये इतने ताकतवर हो गए कि इन्होंने पूरी दुनिया की वहाँ फोर्सेस थी उन सबको इन्होंने शिकस्त दी और अफगानिस्तान छोड़ने पर इन्होंने मजबूर कर दिया। एक वक्त था ये सारे मुजाहिदीन कहलाते थे, कहा जाता था कि ये सारे हक पर खड़े हैं, हक बजानिब हैं, और ये तालिबान जो हैं ये हीरोज़ है। मुझे अच्छी तरह याद है एक मूवी हमने अपने बचपन में देखी थी, वो आपने नाम सुना होगा, सिल्वेस्टर स्टैलोन का, रैम्बो। रॉकी भी उसकी मूवीज़ हैं, रैम्बो भी उसकी मूवी है। आप अच्छी तरह चेहरा पहचान लेंगे, पाकिस्तान में बड़ा मकबूल है। इसकी जो रैम्बो 3rd पार्ट आया था ना, 3rd ब्लड रैम्बो का, उसमें ये आदमी अफगानिस्तान से अपने चंद लोगों को छुड़वाने के लिए आता है, जिनमें इसका एक कमांडर भी होता है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि ये जो रैम्बो 3rd है, तीसरा हिस्सा जो उस फिल्म का तीसरा पार्ट, उसमें वो रशियन से लड़ता है रैम्बो, और अपने एक फौजी को छुड़ाना चाहता है वहां से, एक कमांडर को, और इस बीच में और लोगों को भी छुड़वाता है। तो जो तालिबान है उनको हीरो दिखाया गया कि तालिबान जो है वो हीरो थे और वो रशिया से लड़ रहे थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा 2001 के बाद जो मूवीज बनी, पूरा एक बयानिया बना, उसमें यही तालिबान जो है वो गुंडे बन गए और ये विलन बन गए। इनके बारे में मशहूर हो गया कि नहीं, पहले ये हीरो हुआ करते थे, अब ये गुंडे हैं। पिछली फिल्मों के अंदर यही लोग जो हैं वो हीरोज थे, अब मौजूदा फिल्मों में यही लोग जो हैं वो विलन बन गए हैं। इमरान खान साहब का इस पर मौक़िफ़ क्या है, देखिए इस पर थोड़ी तवज्जो में देनी पड़ेगी। इमरान खान साहब कहते हैं कि अफगानिस्तान में जब अफगान तालिबान की हुकूमत आई तो पाकिस्तान को फ़ायदा उठा के उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए थे, दोनों तरफ के कबायली मुशरान को अपने साथ मिलाना चाहिए था, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को एतमाद में लेते हुए इन सब के ताउन से दहशतगर्दों को ख़त्म किया जाना चाहिए था, दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म किया जाना चाहिए था, ताकि हमेशा के लिए यहाँ पर अमन कायम हो जाए। मगर मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ताकत का रास्ता चुन लिया, जिससे मकामी अफराद खाइफ है। मैं आपको बताता हूँ कि एक साबिक सफ़ीर है अफगानिस्तान में, और ये बहुत सारे पाकिस्तान अफगानिस्तान की टॉक्स के अंदर इन्वॉल्व रहे, गवाह भी हैं ये जो कुछ इमरान खान के दौर में इसके बाद होता रहा। मंसूर अहमद खान साहब वो फरमाते हैं कि अफगानिस्तान के साथ बातचीत ही दहशतगर्दी के मसले का मुस्तकिल हल है। ये जुज़वी तौर पे आप ये कर सकते हैं, आर्जी तौर पे कि ठीक है आप लड़ाई कर लें, लेकिन जो मुस्तकिल हल है दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वो अफगानिस्तान के साथ बातचीत है। अमीर मुत्तकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं अफगानिस्तान के, वो भारत में मौजूद थे, तो उन्होंने भारत में भी एक बात कही है जो बड़ी हौसला अफजा है कि पाकिस्तान को एंगेज करना होगा, और यही सोच आगे बढ़ने का रास्ता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो नाज़रीन, ये डेवलपमेंट्स हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, और दोनों तरफ देखें मुसलमान ममालिक हैं, आपस में मुसलमान ममालिक लड़ेंगे तो अच्छी बात तो नहीं है। कोई भी दो मुसलमान मुल्कों की आपस में लड़ाई हो तो ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन पाकिस्तान जो है वो ये कहता है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पाकिस्तान में आ रही है, और अफगानिस्तान ये कहता है जी कि बहुत लंबे अरसे तक पाकिस्तान से जो है वो तैयार करके दहशतगर्द अफगानिस्तान में भेजे गए हैं। तो दोनों का एक दूसरे के ऊपर एक ही तरह का गिला शिकवा है, और दोनों ने जो ये काम किया है वो कोई अपनी ख्वाहिश के तहत नहीं किया। बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें हुई। पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए किया ये सब कुछ, और अपने बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए किया। अफगानिस्तान जो करता रहा, अफगानिस्तान की भी कोई अपनी सोच इसके अंदर मुझे नज़र नहीं आती। तो दोनों ममालिक को होश के नाखून लेने चाहिए। अब यहाँ पाकिस्तान में कुछ लोग नफरत बेचना और बांटना शुरू हो गए हैं कि नमक हराम है, ये करो वो करो, मार दो, जान से मार दो। ऐसा नहीं चलता, ममालिक के बीच में चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दुश्मन मशरकी बॉर्डर के साथ बैठा है जिसका नाम भारत है। तो आपने अपने आप को हर तरफ नहीं फंसाना। आपने चाइना से, ईरान से, अफगानिस्तान से, तीनों ममालिक से अपने बेहतरीन ताल्लुकात रखने हैं। अगर भारत के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होते तो बाकी तीन ममालिक से आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, बुरे ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। और ये पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसी होनी चाहिए। मगर देखें इस वक्त क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, और जब भी कभी एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के दिमाग में ये बात आ जाए ना कि उन्हें एक्सटेंशन चाहिए, तो फिर उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता जब तक उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिल जाती। सियासत में मुदाखलत अगर फ़ौज ना करे तो मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि खित्ते की बेहतरीन फ़ौज है, बेहतरीन हथियार हैं, लेकिन हर मसले का हल जो है वो लड़ाई नहीं है। मसाइल का हल जो है वो दिमाग से भी करना चाहिए। कोई चीज़ खारजा पॉलिसी भी होती है। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक के बारे में जो डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तहरीक लब्बैक का लॉन्ग मार्च GT रोड पर आगे की तरफ बढ़ रहा है। गुजरावाला की सराउंडिंग में कहीं पे इस वक्त होगा, और उनके ऊपर टॉर्चर भी किया जा रहा है, उनके लोग गिरफ्तार भी किए जा रहे हैं। बाद औक़ात ऐसे मनाज़र आते हैं कि तहरीक लब्बैक के लोग पुलिस को मार रहे हैं, बाद औक़ात पुलिस को घेरा डाल लेते हैं।
बाद औक़ात पुलिस वाले छोड़कर चले जाते हैं, बाद औक़ात पुलिस वाले उन्हें मारते हैं, उनको गिरफ़्तार कर लेते हैं। कोई 65 के करीब लोग इतला ये खबर के मुताबिक फिर गिरफ़्तार कर लिए गए एक हल्ले में। तो गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं और 11 लोग शहीद हो गए, ये उन्होंने दावा किया तहरीक लब्बैक वालों ने। और उन्होंने कहा बहुत सारे लोगों को गोलियां भी लगी हैं, सीधी गोलियां भी हमें मारी जाती हैं। इसमें एक खबर जो है वो मुझे, क्योंकि ये आपको खबर इसलिए बतानी है कि पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया कि साद रिजवी और उसकी फैमिली को, उसकी जो ख़वातीन है घर की और बच्चे, उन्हें उठा लिया था लॉ इन्फोर्समेंट ने। तो अच्छी बात यह है कि कुछ इतलात के मुताबिक इन ख़वातीन को छोड़ दिया गया, लेकिन इनको उठाना, ख़वातीन की तस्लील करना, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, ये इंतहाई मायूब बात है। फिर उनके घर के अंदर जिस तरह छापे मारे जा रहे हैं, ये घड़ी देखें, ये जनाब ये पैसे देखें, ये जनाब कैश पड़ा हुआ है ये देखें, यार ये तो आप किसी के भी घर में घुस जाए पाकिस्तान में ऐसे ही निकलेगा। गरीब आदमी की बात नहीं कर रहा, किसी भी मौलवी के घर में आप घुस जाएँ, किसी भी आप ऐसे बंदे के घर में घुस जाएँ जो दरगाह में या किसी मज़ार के पास रहता है या मज़ार का मतवली है, तो आपको घर में मिल जाएंगी चीज़ें। बेशुमार पीर फ़कीर हैं, उनके घरों में जाके आप देख लें, ये तो कुछ भी नहीं है जो पीरों के घरों में आपको मिलेगा। आप कानों को हाथ लगाएंगे, यहां तो आपको मिला ही कुछ नहीं है, कख नहीं मिला। मैं तो समझा अंदर तो कोई महल होगा और कोई बड़े हीरे जवाहरात होंगे, और ये तो कख नहीं है उसके मुकाबले में जो मेरे दिमाग में आ रहा था। तो ये हुकूमत को शर्म करनी चाहिए ये हरकतें करते हुए। अगर एक वफाकी वजीर के घर पे इजाज़त दी जाए ना हमें कि बगैर बताए रेड करना और चीज़ें निकालनी है, तो वो कुछ निकलेगा कि पूरा निज़ाम कानों को हाथ लगाएगा। इनके ये पूरी एक जमात के सरबराह हैं, इनके घर से चीज़ें निकली ज़रूर हैं, लेकिन वैसे नहीं निकली जैसे सिंध में किसी एक ब्यूरोक्रेट के घर से निकल आती है। इतना माल निकलता है वहां पे। बहरहाल लॉन्ग मार्च आगे की तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद है कि ये मामला अब हल हो जाएगा, क्योंकि तहरीक लब्बैक के बाद नौजवान तो हैं, वो मार खाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उनके पास इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने की कोई ख़ास वजह नहीं है। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने एक अच्छे ताल्लुकात इस्तवार किए थे, और अगर ये लड़ाई और आगे बढ़ाते हैं तो फिर वो ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। अब देखना यह है कि तहरीक लब्बैक कश्तियाँ चलाती है या नहीं चलाती, मामला यहाँ खड़ा है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का मामला, तो कल पीर वाले दिन असेंबली का इजलास तलब कर दिया गया। स्पीकर आएंगे बाबर सलीम सवाती, वो सारे MPs को इकट्ठा करेंगे और रोला डालेंगे ये लोग कि जनाब हमने अपना नया कायदे ऐवान मुंतखब करना है। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि पीर वाले दिन सुहेल अफरीदी को कानून और आइन के मुताबिक बन जाना चाहिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन अब ये अफगानिस्तान के साथ जो झड़प है, अगर इसको जवाब बना के कोई इमरजेंसी लगा दी गई तो फिर या किसी झड़प को या किसी दहशतगर्दी को या इन चीज़ों को बुनियाद बना के कोई इमरजेंसी, कोई गवर्नर राज, कोई इस तरह का अगर कोई चक्कर चला दिया गया चंद दिन मैनेज करने के लिए, तो फिर अगर ये किया गया ना तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम नाक में दम कर देंगे, जो मैं खैबर पख्तूनख्वा में फील लेकर आया हूँ। अभी मुझे खैबर पख्तूनख्वा से निकले हुए भी लगभग कोई 7-8 माह हो गए हैं, शायद ज़्यादा हो गए, 10-11 माह। तो इतना अरसा हो गया मुझे खैबर पख्तूनख्वा से निकले हुए। तो इतने अरसे में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं इतने अरसे में, खुदा से इकबा हो गए। लेकिन ये चीज़ नहीं बदली। मैंने जितने लोगों से बात की है, लोग ऑपरेशन के शदीद खिलाफ हैं और वो अपनी हुकूमत के साथ खड़े होंगे। गंडापुर साहब मकबूल नहीं थे, लेकिन ये जो सुहेल अफरीदी की सूरत में इमरान खान साहब ने फैसला किया है, ये फैसला बड़ा मकबूल है। और जितने भी आपके कबायली इलाकों के मुशरान हैं वो इकट्ठे हुए और उन्होंने जरगा किया, और जरगा करके उन्होंने कहा जी ये हमारा वज़ीर आला है, हमें रिलीफ मिला इस बात से कि हमारे बच्चे को वज़ीर आला बनाया इमरान खान ने। पहली मरतबा हमारे कबायली इलाकों का कोई बच्चा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। लिहाजा उन्होंने कहा कि हमें ये कबूल है और हम ये करवाएंगे और हम अपनी पूरी सपोर्ट देंगे। तो ये एक चैलेंज है एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि वो इसको कैसे रोकती है, और दूसरी तरफ चैलेंज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि वो इसको कैसे करवाती है। तहरीक इंसाफ काफ़ी जिम्मेदारी का सबूत दे रही है। सलमान अकरम राजा साहब की मैं बात सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि जो DG ISPR ने हमारे साथ किया वो ज़्यादती है, लेकिन एक एक लफ्ज़ का जवाब हम देना नहीं चाहते, उससे मामला और बिगड़ेंगे। तो तहरीक इंसाफ फिर भी चाहती है कि कोई इज्जत रह जाए, कोई मामला बचत हो जाए, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो एक ज़िद है कि पहले हमारे दरवाजे पे हाज़िरी दो, हमारे दर पे हाज़िरी दो, उसके बाद आपको वज़ीर आला बनाएंगे। अब सुहेल अफरीदी को कहा गया ना कि भाई आके मिलो, उसने कहा जी पहले इमरान खान को मिलूंगा, वो इजाज़त देगा तो किसी और से मिलूंगा, वरना मैं नहीं मिलूंगा। अब ये इतना खौफनाक स्टेटमेंट है कि वो सारे डर गए कि यार ये तो बात इमरान खान की सुनेगा। एक इमरान खान हमने जेल में बंद किया हुआ है, एक उसकी फोटोकॉपी बाहर। अगर इस तरह का बंदा होगा जो इमरान खान के विजन पे चलेगा तो हमें तो मुसीबत पड़ जाएगी, और अगर ये वज़ीर आला बन गया तो इसको उठा के जेल में डालना भी मुश्किल हो जाएगा।
इसके साथ कुछ और करते हैं तो फिर हालात बिगड़ जाएंगे। लिहाजा ये एक प्रॉब्लम तो है। गवर्नर जो है खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ से इस्तीफ़ा मौसूल होने की तस्दीक हो गई है कि ये इस्तीफ़ा मौसूल हो गया, तो ये तो चले अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने कहा जी पीर को फैसला करूंगा, यानी कल के दिन में वो फैसला करेंगे। अब देखें वो क्या फैसला करते हैं। इस्तीफ़ा मिल गया तो फिर इस्तीफ़ा मंजूर ही होगा और क्या होगा, और पीर वाले दिन यानी कल के दिन में नया वज़ीर आला मुंतखब हो सकता है, अगर कोई एडवेंचर ना किया गया तो। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।